Hello friends, welcome to the Prime Classes. Myself Sachin Bhardwaj. I am providing the science of class 10, second chapter acid, base and salt. तो हमने जैसा कि पहला चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है और पहला चैप्टर पूरा आसानी के साथ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा, तो इसलिए हम अगला चैप्टर लेकर आए हैं, अम्ल, क्षार और लवण। चलिए टॉपिक पे आते हैं। एसिड किसे कहते हैं? एसिड एसिड क्या होता है? जिसका स्वाद खट्टा होता है। जो स्वाद में खट्टे होते हैं ना, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो बहुत ही वीकली डिफिनीशन है, बहुत ही छोटी सी डिफिनीशन है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? इसकी डिफिनीशन आपको मैं 3-4 तरीके से बता रहा हूं कि अम्ल किसे कहेंगे? जो लिटमस, कौन सा लिटमस पेपर को? लाल लिटमस पेपर को। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये अब जैसे हमने ले लिया, नींबू ले लिया, ठीक है, ये नींबू ले लिया हमने, नींबू का कटा हुआ भाग है। जैसे ही हम लिटमस पेपर को लाएंगे, रेड लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को इसके पास लाएंगे, तो लाल लिटमस पेपर को जैसे ही ये अम्ल के संपर्क में आता है, तो ये जितना संपर्क में आता है उतना नीला हो जाता है। तो इस तरह से आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है? अम्ल है। और तीसरी डिफिनीशन है, ये आरहेनियस ने, आरहेनियस नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया था। आरहेनियस ने, आरहेनियस नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि जब हम अम्ल का जलीय विलयन करते हैं, जब अम्ल को जल में विलायत किया जाता है, वियोजित किया जाता है, तो ये कौन सा आयन देते हैं? जल में वियोजित होने पर H+ या हाइड्रोजीनियम आयन देते हैं, H3O+ आयन देते हैं। जो उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जल में वियोजित करने पर H+ या हाइड्रोजीनियम आयन देंगे तो उसे अम्ल कहेंगे। ठीक है, आप हाँ, अब हम इसे क्या कहेंगे? देखिए, इसकी प्रबलता के आधार पर इसे 2 भागों में डिफाइन किया गया है। एक होता है आपका प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सांद्र अम्ल भी बोलते हैं, सांद्र अम्ल। अब सांद्र अम्ल की डिफिनीशन क्या होती है? कि ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, ना, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी तथा जल की मात्रा कम होगी, उसे हम सांद्र या प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे आपका हो गया HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है? आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण है। ठीक है, आपको यही सब एग्जाम्पल में पूछेगा, आपको प्रबल अम्ल दे देगा और दुर्बल अम्ल दे देगा, उसमें से आपको छांटना होगा कि प्रबल अम्ल किसे कहेंगे और दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे। अब देखिए, दूसरा टॉपिक है हमारा, या तो दुर्बल अम्ल बोलिए इसे, दुर्बल अम्ल या तनु अम्ल, तनु अम्ल। अब ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, जिस अम्ल में जल की मात्रा अधिक होगी तथा जल की मात्रा अधिक होगी लेकिन अम्ल की मात्रा कम होगी, उसे हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। अब तनु अम्ल का एग्जाम्पल हो गया जैसे CH3COOH, एस्टिक अम्ल है ना, एस्टिक अम्ल हो गया आपका, लैक्टिक अम्ल हो गया। ये सब क्या है? किसके उदाहरण है? तनु अम्ल के उदाहरण है। ठीक है, तो ये था अम्ल की डिफिनीशन और अम्ल के प्रकार। ठीक है, आपको एसिड आसानी के साथ समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्षार के बारे में। अब मैं आपको डीपली नहीं बता रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट में जितना है मैं उतना ही टोटली आपको आसानी के साथ समझाते हुए चल रहा हूं। तो हमारा अगला टॉपिक है बेस। बेस किसे कहेंगे? बेस या क्षार। क्षार क्या होते हैं? जो अब जैसी डिफिनीशन थी, अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अब क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? ये कड़वे होते हैं। और दूसरा टॉपिक क्या है? ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते
है। आपको इसका प्रयोग करना होगा तो एक लिटमस पेपर लेंगे नीले कलर का एक लिटमस पेपर लेंगे और उसको जैसे ही साबुन के संपर्क में लाएंगे तो जितना भाग साबुन से टच रहेगा वो किस कलर का हो जाएगा आपका, रेड कलर का हो जाएगा। नहीं तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया हल्दी, ठीक है। हल्दी किस कलर का होता है, पीले कलर का होता है ना, हल्दी पीले कलर का होता है। जैसे ही ये क्षार के संपर्क में आएगा तो क्षार के संपर्क में आने के बाद क्षार क्या हो गया, जैसे आपका साबुन हो गया, तो साबुन के संपर्क में जैसा ही आता है तो वह कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, लाल कलर में बदल जाता है। तो इस तरह से पहचान लेंगे आप कि ये क्षार है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है हमारा, आर्हेनियस ने बताया था ना कि जो जलीय विलयन में वियोजित होने पर हाइड्रोजीनियम या H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया साथ साथ में, आर्हेनियस के अनुसार जो जल में वियोजित होने पर OH आयन का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो जल में वियोजित होने पर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे उसे हम क्षार कहेंगे। और लेविस ने बताया, एक लेविस नाम के वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने भी बताया था, अम्ल और क्षार की डिफिनीशन की थी कि जो जल में वियोजित होने पर, तो ये तो बताया आर्हेनियस ने, है ना। और लेविस ने क्या बताया, प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब प्रोटॉन डोनर कौन होगा, जो प्रोटॉन को दान दे दे, मतलब अपने जैसे है ना, ये हमारा क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। तो जब ये अलग अलग आयनों में विभाजित होगा तो ये Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। ये Na+ क्यों हुआ है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, दान कर दिया है। तो इस प्रकार ये क्या आ जाएगा, एसिड के अंतर्गत आ जाएगा। और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस के अंतर्गत आ जाएगा। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। जो प्रोटॉन को देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये लेविस के अनुसार था। आपको टॉपिक आसानी के साथ समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब सेम प्रोसेस है कि इसके भी दो प्रकार होते हैं, क्षार के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक प्रबल क्षार होता है, एक होता है प्रबल क्षारक, दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक किसे कहेंगे कि जो जल में वियोजित होने पर, जिसे ऐसा क्षारक जिसे जल में वियोजित करने पर पूरी तरह से क्या हो जाए, घुल जाए, वियोजित हो जाए, बट जाए, उसमें मिल जाए, ठीक है। जो जल में मिलाने पर पूरी तरह से मिल जाए आसानी के साथ, वो प्रबल क्षारक कहलाएगा। पूरी तरह से जल में क्या हो जाएगा, जल में वियोजित, जल में वियोजित हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, दुर्बल क्षारक। ये जल में पूरी तरह से नहीं वियोजित होता है, नहीं वियोजित होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वियोजित नहीं होता है। अब प्रबल क्षारक क्या हो जाएगा, जैसे आपका हो गया प्रबल क्षारक NaOH, क्या हो गया इसका नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब इसे आप जल में वियोजित करेंगे तो यह आयनों के माध्यम में टूट जाएगा, Na अलग हो जाएगा, Na+ आयन अलग हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, और OH- आयन अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आयनों के माध्यम से पूरी तरह जल में वियोजित हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं, ठीक है। तो और दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल हमारा क्या है, NH4 और OH। इसका नाम क्या है, NH4। अब ये देखिए ये NH3 है, NH3 का नाम क्या है, अमोनिया। अमोनिया है ना। अब ये अमोनिया से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके माइंड में आना चाहिए कि अमोनिया एक ऐसी गैस है जो सबसे पहले रसायन के क्षेत्र में बनाई गई थी, ठीक है। रासायनिक लैब में सबसे पहले क्या बनाया गया था,
अमोनिया ही बनाई गई थी। अब देखिए जब अमोनिया में एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया जाएगा, अमोनिया में एक हाइड्रोजन और आकर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा अमोनियम, ये आपका हो जाएगा अमोनियम। अमोनियम के साथ जब OH जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसे जल में हम वियोजित करते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं वियोजित होता है, ये पार्शियली वियोजित होता है। NH4+ और OH- पार्शियली वियोजित होता है, पूरी तरह से नहीं वियोजित होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक मेन टॉपिक है, बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि ये आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, जो क्या हो सकता है, सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। ये बात आपको क्लियरली याद करना होगा। ठीक है, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं बस आप लोग आसानी के साथ धैर्य बनाकर लगे रहिए, आपको जितना भी चैप्टर से कंफ्यूजन रहेगा सब क्लियर हो जाएगा, बस देखते रहिए। आगे चलिए, हमारा टॉपिक है, अब इसको पहचान करने के लिए, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। तो इसके बाद एक और आया इनकी पहचान के लिए कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे और क्षार को पहचानेंगे कैसे, तो सूचक आया है। सूचक को क्या कहते हैं, इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। देखिए अब समझिए सूचक क्या होता है। सूचक से पहले एक और है हमारा जो होता है लवण, है ना। लवण को क्या बोलते हैं, जैसे हमारा एसिड हो गया, बेस हो गया और साल्ट अभी बाकी है, तो साल्ट को भी क्लियर कर ले रहे हैं, उसके बाद सूचक पर चलते हैं। तो साल्ट किसे कहेंगे, अम्ल और क्षार की, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से क्या बनता है आपका, लवण तथा जल बनता है। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, अम्ल क्या है, अम्ल का एग्जाम्पल हमने कोई ले लिया, ये हो गया HCl। HCl का नाम क्या है, यह से आपका HCl, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया क्षार के साथ कराएंगे, जैसे हमने कोई क्षार ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया या NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये आपका क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो जो है H+, अब ये देखिए कैसे टूट रहा है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि क्लोरीन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक है, इसीलिए बॉन्ड क्लोरीन की तरफ टूटेगा तो क्लोरीन की तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिस साइड टेल रहेगा उधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम कंडीशन आएगी इस वाले में, तो जिस साइड टूटा है उस साइड पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सेकेंड साइड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आपने पढ़ा होगा कि हमेशा पॉजिटिव वाला सिरा नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है, तो सेम कंडीशन हो जाएगी। H+ किसके साथ जुड़ जाएगा आपका, H+ OH के साथ जुड़ जाएगा और H2O बना लेगा, और Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। तो आपका ये बना लिया NaCl प्लस H2O। आपने देखा NaCl, NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या कहते हैं, इसे साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक, साधारण नमक के रूप में भी जाना जाता है सोडियम क्लोराइड को। और ये आपका क्या मिल गया, जल मिल गया। तो आपने देखा, क्या देखा कि अम्ल और क्षार की जैसे ही अभिक्रिया कराई तो लवण बना आपका, साल्ट मिल गया और जल अलग हो गया। तो हम आशा करते हैं कि लवण का टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं सूचक, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि साल्ट को खत्म होने के बाद हम लोग सूचक पर आएंगे। अब सूचक किसे कहेंगे उसको समझिए। सूचक, सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर, है ना।
नाम से समझिए। आपने देखा होगा कि बाइक में भी लगा होता है इंडिकेटर। उसका प्रयोग क्या होता है कि दुर्घटना से बचने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है ना, सामने वाली बाइक हमें धक्का ना दे दे, इसीलिए उसका इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो हम जब इसमें पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़ रहे हैं, तो हम उसको क्या जानेंगे कि सूचक किसकी पहचान करेगा, जो अम्ल और किसकी पहचान, अम्ल और क्षार की पहचान किसके माध्यम से, उनके रंग और स्वाद के माध्यम से, जो अम्ल और क्षार की पहचान रंग और स्वाद के माध्यम से कराते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अब सूचक भी जैसे हमने बताया, अब ये सूचक की तो डिफिनीशन हो गई साधारण तौर पर। सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा क्या होगा, कृत्रिम सूचक हो गया, और तीसरा क्या होगा आपका गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहेंगे कि जो प्रकृति में उपस्थित होता है वो प्राकृतिक सूचक कहलाएगा, और कृत्रिम सूचक क्या होगा, जो मानव द्वारा रासायनिक विधियों द्वारा तैयार किया जाएगा, कृत्रिम सूचक कहलाएगा। और ऐसा सूचक जो प्रकृति में तो पाया जाता है लेकिन उसकी गंध के द्वारा पहचान किया जाएगा, गंधीय सूचक कहलाएगा। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब प्राकृतिक सूचक में क्या क्या हो जाएंगे, जैसे में आपका हो जाएगा हल्दी हो जाएगा, लिटमस पेपर हो जाएगा, है ना। ये क्या है, लिटमस एक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, उसके बाद रसायन विधि से उसमें एसिड मिलाया जाता है, तो जिसके द्वारा इसे सूचक में परिवर्तित किया जाता है। एक हो गया हल्दी, लिटमस, और आपका जैसे लाल पत्ता गोभी हो गया, लाल पत्ता गोभी, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं। और कृत्रिम सूचक क्या हो गया आपका, फिनाप्थलीन हो गया, फिनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, है ना। ये सब क्या आ जाएंगे, कृत्रिम सूचक के अंतर्गत आ जाएगा। और गंधीय सूचक क्या होगा, जिसके गंध के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि कौन सा है। तो जैसे प्याज की गंध आ गई, प्याज की गंध और लौंग की गंध, ये सब क्या है, गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखिए हम इसके एग्जाम्पल को लिए है ना, तो अब एग्जाम्पल को भी समझेंगे कि इनका किस अन्न के साथ क्या प्रभाव रहता है और क्षार के साथ क्या प्रभाव होता है। तो समझते हैं। जब हम लोग प्राकृतिक सूचक के बारे में आते हैं, तो प्राकृतिक सूचक में हल्दी, लिटमस और लाल पत्ता गोभी, है ना। अब इन तीनों को देखते हैं कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देते हैं, और क्षार के साथ संपर्क में आते हैं तो क्या देते हैं। जैसे हमने ले लिया इन तीनों को, हमने यहां पर ले लिया अम्ल और यहां पर ले लिया क्षारक। ठीक है, जब हल्दी है अम्ल के संपर्क में आएगी तो कैसा कलर दे देगी, ये लाल हो जाएगी। अम्ल के संपर्क में आने पर कोई अभिक्रिया नहीं देगा, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे ही क्षारक के संपर्क में आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब लिटमस पेपर क्या होता है कि जैसे ये अम्ल के संपर्क में आता है तो क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, अब लाल पत्ता गोभी जो है क्या होती है कि जो अम्ल में क्या कर देगी, लाल कर देगी, और क्षारक के संपर्क में आएगी तो हरा कर देगी। ठीक है, अम्ल के संपर्क में लाल और क्षारक के संपर्क में आएगी तो हरा कर देगी। ये तीनों इस तरह से आप लोग पहचान कर लेंगे कि क्या है अम्ल की पहचान और क्षारक की पहचान प्राकृतिक सूचक के माध्यम से कैसे करते हैं।
ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि मैंने जितना बताया है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जो बाकी सेशन बच गया है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।